सभी मूल निवासी महानायकों को मैं अपना नमन पेश करता हूँ। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी भाइयों एवं बहनों, आज के इस सत्र के जो परिचर्चा का विषय है, मूल निवासी बहुजन आंदोलन, क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिरोध तथा मूल निवासी बुद्धिजीवियों की भूमिका का सिंहावलोकन। विषय को जो भी डिजाइन किए हों, सिंहावलोकन का मतलब होता है सिंह की तरह निरीक्षण करना। और सिंह का निरीक्षण करना क्या होता है कि जब वह जंगल में निकलता है तो आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सूक्ष्म दृष्टि से वो ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है कि कहीं हम जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं, यानी शिकार करने के लिए हम निकले हैं, कहीं खुद शिकार न बन जाए। तो विषय इसका यह है कि हम जो कार्य करने के लिए चले हैं, व्यवस्था परिवर्तन, उस कार्य को कर रहे हैं तो क्या पीछे मुड़कर हम देख रहे हैं? यदि हम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आगे ही देखता चले जा रहे हैं, तो पीछे जो दुश्मन है आपके किए हुए क्रिया के परिणाम को शून्य करने में सफल हो सकता है। इसलिए इस विषय को जो डिजाइन करने वाले लोग हैं, इसको सिंहावलोकन यानी सिंह के तरह आपको निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। पूर्व वक्ता विनोद आर्य जी ने आपको नेशनल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल के फ्रेम में, सोशियोलॉजिकल फ्रेम में अपनी बात को रखा। मैं इसे बाम सेफ फुले अंबेडकरी विचारधारा के पर्सपेक्टिव में रखूंगा। विश्व इतिहास को आप देखें तो विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम अग्रणी है। यानी यहां के मूल निवासियों ने अपने क्रिया के आधार पर दुनिया में जो सभ्य कहलाने वाले लोग थे, जो सभ्यताएं थी, वो हमारे लोगों ने विकसित किया। लेकिन दुश्मनों ने दो काम किया। एक तो जेनोसाइड किया, जिसको सामूहिक नरसंहार कहते हैं, जीनोसाइड, और दूसरा मेमोसाइड किया, यानी हमारा इतिहास, हमारी पहचान को समाप्त किया, इतिहास को विस्मृत किया, विलोपित किया। ये दो काम हमारे दुश्मनों ने किया। क्रिया हमारा था सभ्यता का विकास, हमने सभ्यता का विकास किया। दुश्मनों ने प्रतिक्रिया में दो काम किया कि हमारे लोगों का सामूहिक नरसंहार हुआ हमारे दुश्मनों द्वारा, और जो हमारा इतिहास था, जो हमारी पहचान थी, उसको विलोपित किया और अपने स्तर पर उन्होंने हमारी पहचान बनाई। स्वयं को आर, हमें अनार, स्वयं को देवता, हमें राक्षस, स्वयं को सवर्ण, हमें अवर्ण, स्वयं को ऊंचा, हमें नीचा, शूद्र, स्वपच, चंडाल, राक्षस, असुर, अस्पृश्य, न जाने एक कितने नाम उन्होंने दिया। ये उनके द्वारा थोपे गए पहचान है, जो प्रतिक्रिया स्वरूप दिया गया है। इस बैकग्राउंड में अब समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं, चूंकि जो विषय की प्रस्तावना है उसमें है कि जब बाम सेफ की स्थापना हो गई, बाम सेफ का गठन हो गया, तो
तो गठन के पश्चात बामसेफ के लोगों ने हमने जो क्रिया किया, वो क्रिया क्या किया? चूंकि हमारी जो मूल पहचान थी मूल निवासियों की, श्रमण संस्कृति की, मानववादियों की, उसको समाप्त करके इन्होंने जो वर्ण और जाति के आधार पर जो पहचान दिया, सबसे पहले बामसेफ ने समाज के जो विभाजित अंग थे उसको एक करके एसी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को एक पहचान दिया। वो पहचान है बहुजन मूल निवासी। यह पहला काम बामसेफ ने किया। यह क्रिया है, क्रिया है। मैं क्रिया को आपको स्पष्ट रूप में बताना चाहूंगा। वह सभी क्रिया जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए किया जाता है, वो क्रिया है। सभी क्रियाएं, जो कुछ भी आप करते हैं, यदि उससे समाज में समानता बढ़ती हो, भाईचारा बढ़ता हो, स्वतंत्रता बढ़ता हो, न्याय के स्थापना होते हैं, तो वो सारे क्रियाएं क्रिया है। जस्ट इसके अपोजिट वह सारी क्रियाएं दुश्मनों द्वारा की गई, जिसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं, जिससे असमानता बढ़ती हो, जिससे गुलामी बढ़ती हो, जिससे भेदभाव बढ़ता हो और जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करता हो, वो सारी की सारी दुश्मन द्वारा किए गए क्रिया प्रतिक्रिया है। लेकिन हमारे दुश्मन बहुत सावधान है और हमें बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा है। मूल निवासियों से इस संदर्भ में एक भूल हुई। हम क्रिया करने के बजाय दुश्मन द्वारा किए गए प्रतिक्रिया के प्रतिक्रिया में उलझ गए। यह दुश्मन की चालाकी है। आप क्रिया ना करें, इसलिए दुश्मन हमेशा प्रतिक्रिया करते रहता है और आप उसके प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिसको हम क्रिया मान लेते हैं। ये एक भूल हुई है। अब जैसे ही 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर कांशीराम एवं एसकाई डी.के. खापर्डे जी के नेतृत्व में बामसेफ का गठन हुआ। यद्यपि बामसेफ 73 से अंडरग्राउंड काम कर रहा था, लेकिन सामने 78 में ये बातें आई। तो बामसेफ ने जो क्रिया किया, वो क्रिया क्या किया? ओबीसी के लोग हैं यहां बैठे हुए, ओबीसी के लोग, ओबीसी के बहुत कम हैं, बहुत दुखद पक्ष है। जिस ओबीसी को 1950 से लेकर 1978 तक आइडेंटिफिकेशन की समस्या थी, संवैधानिक रूप से चाहे काका कालेलकर आयोग बना हो या मंडल कमीशन बना हो, ये जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण की समस्या थी, बामसेफ की स्थापना 1978 में 6 दिसंबर 1978 को हुई। और इसके इस क्रिया के परिणाम क्या हुआ है वो आप जाने कि तत्काल जनता पार्टी की सरकार मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, 20 दिसंबर 1978 को पिछड़ा वर्ग दूसरा आयोग के गठन के सिफारिश हो जाती है। बामसेफ के क्रिया का परिणाम यह निकला। ये जो ओबीसी के लोग हैं समझते हैं कि आरक्षण तो, ये बामसेफ 6 दिसंबर, डेट नोट कर लीजिए, 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ की स्थापना होती है और मोरारजी भाई देसाई के सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा करता है और बीपी मंडल जो कि बिहार के थे, उनके अध्यक्षता में मंडल आयोग की स्थापना होती है। यह क्रिया हुआ। लेकिन दुश्मन बड़ा चालाक है। इसका तुरंत प्रतिक्रिया क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार गिरा दी गई, क्योंकि जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था
कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं पिछड़ों के लिए आरक्षण दूंगा। पिछड़ों को आरक्षण न मिले इसलिए जनता पार्टी की सरकार गिराई गई 79 में और मध्यावधि चुनाव हुई। जब मध्यावधि चुनाव हुई और पुनः श्रीमती गांधी सत्ता में आती हैं तो श्रीमती गांधी प्रतिक्रिया में वो क्या करती हैं, मध्यावधि चुनाव में उन्हें 353 सीट मिल गया, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। और वो 84 में ब्लू स्टार सिखों के विरुद्ध मंडल आयोग लागू ना हो, पिछड़ों को हक न मिले, इसलिए उसने प्रतिक्रिया में ब्लू स्टार जो स्वर्ण मंदिर पे ऑपरेशन की, उसी ऑपरेशन में मारी जाती है, उसके प्रतिक्रिया में वो मारी जाती है और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। इसको समझने की जरूरत। राजीव गांधी के जो कुछ घोटाला था उसको रेफरेंस मानते हुए बीपी सिंह ने उसको उजागर किया और बीपी सिंह की सरकार बनती है। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है बामसेफ का कि अधिकार मिलना था ओबीसी को और लड़ाई लड़ रहे थे एससी एसटी के लोग। यह इतिहास में पहली घटना है और पहले बामसेफ की क्रिया है कि ओबीसी को आरक्षण दिलवाने के लिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी एक मंच पर थे और तब बीपीसी ने दबाव में आकर 1990 में उन्होंने रिपोर्ट लागू किया। जैसे ही रिपोर्ट उन्होंने लागू किया, अब प्रतिक्रिया में क्या हुआ, 13 अगस्त 1980 को बीपीसी मंडल कमीशन को लागू करते हैं और अगले ही दिन कोई अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के बैठे होंगे तो इसको रेफरेंस लेंगे। अगले ही दिन 14 अगस्त 1990 को अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने ओबीसी के आरक्षण के विरुद्ध में पिटीशन दायर कर दिया, अगले ही दिन। और यह केस जब चला गया तो प्रतिक्रिया इससे भी आगे की हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को 9 जजों के बेंच ने क्रीमी लेयर लगाते हुए आरक्षण की सीमा को 50% बताते हुए 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। जो संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, संविधान में कहीं भी आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित नहीं है, संविधान में कहीं भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं है, अर्थात आर्थिक आधार पर आरक्षण का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बियॉन्ड ये व्यवस्था की और परिणाम क्या हुआ कि ओबीसी में डिवीजन हो गया। जो लोग लड़ने लायक बने थे, जो लोग बोलने लायक बने थे, उन्हें क्रीमी लेयर बताकर कहा कि आप तो सामान्य हो गए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि दुश्मनों ने यह शगुफा छोड़ा कि आप क्रीमी लेयर के तहत सामान्य हो गए और ओबीसी की उपली लेयर ने मान भी लिया कि हम सामान्य हो गए क्योंकि मुझे आरक्षण लेना नहीं है। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। ओबीसी के लोग सावधान नहीं हो पा रहे हैं। अब यह आंदोलन का रूप न ग्रहण कर लें। देखिएगा, काल पीरियड देखिएगा। जैसे ही मंडल की चर्चा होती है, लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा, राम रथ यात्रा शुरू कर देते हैं। प्रतिक्रिया में मंडल का आंदोलन, पिछड़ों का आंदोलन, एससी एसटी का ध्रुवीकरण न हो जाए, इसलिए प्रतिक्रिया में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाला और मंडल के आंदोलन को राम रथ यात्रा यानी राम मंदिर में कन्वर्ट करने में उन्हें सफलता मिल गई। अब दूसरी बात सुनिए
बाम सेफ के आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोगों में सत्ता की भूख जगी। सत्ता साधन है, साध्य नहीं, यह मानते हुए आप अपने भविष्य को सही दिशा देना चाहते हो, आप अपना खिदमतगार खुद बनना चाहते हो, तो सत्ता जरूरी है, लेकिन सत्ता साधन है। और इसी समय एक नारा लगा उत्तर प्रदेश में, और वो परिणाम भी आया 93 में, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए क्रिया। क्रिया इतना बड़ा हुआ कि मंडल, जो कमंडल के आंदोलन चल रहा था, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, बाम सेफ के आंदोलन के परिणाम स्वरूप समाज के दो बहुत बड़े धड़े, मान्यवर काशीराम और मुलायम सिंह के नेतृत्व में सपा की सरकार बनती है। यह हुआ क्रिया। यह संदेश गया कि जिस दिन आप दोनों एक हो जाओगे, देश के हुक्मरान बन जाओगे। और यह बात सिर्फ मान्यवर काशीराम जी ने नहीं कही, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी 1948 में लखनऊ के अधिवेशन में, कि जिस दिन एसी एसटी ओबीसी के व्यक्ति एक मंच पर आकर राजनीति करने लगेगा, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण चमार के जूते के फीते कसने में गर्व अनुभव करेगा। यह बाबा साहब का स्टेटमेंट था, और यह मानवर काशीराम ने करके दिखाया। एक और घटना घटी 1984 में। मानवर काशीराम जी ने बाम सेफ से ही चूंकि निकले थे, तो राजनीति भी जरूरी थी, तो उन्हें बसपा का गठन किया। सिर्फ बसपा का गठन नहीं किया, आप उस पीरियड को देखिए। मान्यवर काशीराम जी के बसपा गठन के बाद कितनी से पार्टियां बनती हैं पिछड़ों की? 92 में मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी बनती है, 84 में बसपा बनती है, 92 में सपा से पार्टी बनती है, 94 में समता पार्टी बनती है, नीतीश जी और जॉर्ज फर्नांडिस बनाते हैं, फिर सोनेलाल पटेल अपना दल बनाते हैं, फिर लालू प्रसाद यादव जनता दल बनाते हैं 97 में, फिर रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी बनाते हैं, देवगौड़ा जी जनता दल सेकुलर बनाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कई राजनीतिक दलों का निर्माण शुरू हो गया एक क्रिया के रूप में। ये बाम सेफ के क्रिया का परिणाम था कि एसी एसटी ओबीसी में सत्ता की भूख जगी, और उस सत्ता की प्राप्ति के लिए विभिन्न राज्यों में एसी और ओबीसी के राजनीतिक दल बनने लगे। अब राजनीतिक दल बन गए तो राज्य में सरकार भी बनने लगी। बिहार में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बहन जी बने, मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौड़ बने। तो इस प्रकार से ओबीसी का सत्ता राज्यों में आना शुरू हुआ। अब प्रतिक्रिया क्या हुआ? दुश्मन ने कहा कि अब एसी एसटी ओबीसी के लोग सत्ता पर कब्जा शुरू कर दिए, तो उन्होंने गठबंधन की राजनीति शुरू कर दी। यूपीए और एनडीए, कुछ एससी एसटी ओबीसी चले गए यूपीए में और कुछ चले गए एनडीए में, कुछ कांग्रेस के नेतृत्व में और कुछ बीजेपी के नेतृत्व में। ये प्रतिक्रिया हुई और एससी एसटी ओबीसी के जो राजनीतिक प्रभाव था वो गठबंधन की राजनीति में फंसकर शून्य हो गया। और कोई भी आप देखते होंगे कि 4 बहुत बड़े लीडर उभर कर आए थे बिहार से, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, चाहे शरद यादव जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, वो चारों के चारों स्टेट में ही सिमट कर रह गए और केंद्र की राजनीति से समाप्त हो गए। इस प्रकार से प्रतिक्रिया हुई और हमारा जो अचीवमेंट था वो प्रभाव शून्य हो गया। इसी दौरान आप देखते हैं कि 91 के बाद दुनिया में एक घटना घटती है। रसिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी गोर्बाचोव के नेतृत्व में ग्लास्नोस्टोव पेरेस्ट्रोइका आता है, रसिया का विघटन होता है और पूरे दुनिया में एक बात फैलाई जाती है कि समाजवाद फेल हो गया, अब पूंजीवाद से ही इस दुनिया का भला होना है। परिणामतः
पी नरसिम्हा राव के सरकार ने नई आर्थिक नीति के माध्यम से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया थी। ये तीन जो प्रक्रियाएं थी, इन तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से संविधान में हाथ लगाए बगैर, आरक्षण नीति में हाथ लगाए बगैर आरक्षण को प्रभाव शून्य करने का प्रतिक्रिया था। सारे चीजों का प्राइवेटाइजेशन हुआ, आपका आरक्षण के नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और आरक्षण शून्य हो गया। इसी दौरान और एक प्रक्रिया चली, एसीजेड। चूंकि आप देखते होंगे कि जमींदारी उन्मूलन के बाद, खासकर 70-80 के बाद, लैंड ओनरशिप का ट्रांसफर मूल निवासियों के हाथों में आने लगा। वो भूमि के मालिक बनने लगे। जो कल तक मजदूर थे, टेनेंट थे, छोटे काश्तकार थे, दूसरों के बटाई पर जमीन बोते थे और रोपते थे, वो ओनरशिप उनके पास आने लगा। तो एसीजेड के माध्यम से जो आर्थिक विशेष जोन बनाया गया, हजारों हजार एकड़ कृषि भूमि किसानों से लेकर पूंजीपतियों को दिया जाने लगा और हमारे लोगों को संपत्ति से बेरहम कर दिया गया। तो इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आई और देख रहे हैं कि जो संवैधानिक हमारा प्रोविजन है, ये सारी जो क्रियाएं हमने किया संविधान के दायरे में किया, लेकिन जितनी भी प्रतिक्रियाएं बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया, संविधान को धत्ता बताते हुए। अब ये हुआ ऐसा क्यों? इसमें थोड़ी सी बारीकी की जरूरत है। यदि आप संविधान के प्रावधानों को लागू करना चाहते हैं तो संवैधानिक पदों पर पहुंचना जरूरी है। यदि संविधान को समाप्त करना चाहते हैं तभी संवैधानिक पदों पर जाना जरूरी है। दोनों काम के लिए जरूरी है। संविधान को यदि आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तब भी संवैधानिक पदों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आपका नियंत्रण जरूरी है। और यदि संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, प्रभाव शून्य करना चाहते हैं, तब भी संवैधानिक पदों, संवैधानिक संस्थाओं पर आपको जाना जरूरी है। वर्तमान सरकार यही कर रही है। आपके गलतफहमी से आप जब दिग्भ्रमित हुए और ये जो हिंदुत्व का मामला आया, जो बाम सेफ ने एसी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को बहुजन मूल निवासी का पहचान दिया था, इससे दुश्मन घबराया। इसके प्रतिक्रिया में हिंदुत्व का कार्ड खेला और हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये जो ध्रुवीकरण हुआ, इससे शासक वर्ग का अपना काम शुरू हो गया और आपके क्रिया का परिणाम सुन और प्रतिक्रिया का परिणाम आपके समक्ष है। ये सारी क्रियाएं हुई। अब सवाल यह है, उदाहरण के माध्यम से भी देना चाहूंगा कि ये जो ध्रुवीकरण हुआ है हिंदू मुस्लिम का, ये सिर्फ वैश्विक मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला भी है। विदेशों में कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं का जो विश्लेषण किया गया, जो उन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग थे, उन्हें एक नैरेटिव गढ़ा गया कि दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवादी घटनाएं घट रही है वो मुसलमानों के द्वारा की जा रही है। इसलिए यदि मुसलमान आगे बढ़ेगा तो तेरे सारी चीजें खतरे में होगी। इसलिए एसी, एसटी, ओबीसी हिंदू के नाम पे पोलराइज हो गया, जो आज चल रहा है हिंदुत्व के नाम पर। ये पोलराइजेशन हुआ, ये प्रतिक्रिया में हुआ, प्रतिक्रिया सरकार ने किया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि आप जो भी क्रिया करते हैं, दो संस्कृतियों का संघर्ष है, समतावादी संस्कृतियों का, विषमतावादी संस्कृतियों का, जिसे वैदिक संस्कृति कहते हैं, जिसे श्रमण संस्कृति कहते हैं। इस दोनों संस्कृतियों का संघर्ष है। हम श्रमण संस्कृति वाले लोग, मानवतावादी लोग, समतावादी लोग यदि बहुत बारीकी से सिंह के तरह शिकार करने चले थे, अपना काम करने चले थे, कहीं दुश्मन से ट्रैप न हो जाएं, इसलिए सूक्ष्म मूल्यांकन करना अपने कामों का बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि ये जो प्रतिक्रिया के स्वरूप जो स्थिति बनी है,
इतनी भयंकर स्थिति बनी है। बाबा साहब ने हमें हिदायत किया था कि बहुत मशक्कत से इस कारवां को यहां तक लाया हूं, संभव हो इस कारवां को आगे बढ़ाना, किसी भी स्थिति में इस कारवां को पीछे मत जाने देना। लेकिन आज हम कारवां को पीछे जाते हुए देख रहे हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। यहीं पर बाबा साहब बुद्धिजीवियों को के बारे में कहते हैं कि समाज का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग होता है, चाहे वो सत्ता में हो या नहीं हो। ये भी एक बात है, सत्ता में होने पर बुद्धिजीवी यदि बलशाली है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वह बुद्धि बलशाली है जो सत्ता में नहीं रहते हुए भी समाज को सही दिशा निर्देश देता है। सत्ता में आने पर तो सब कोई काम कर लेता है, बिना सत्ता के यदि आप समाज को विपत्ति की स्थिति में आगे बढ़कर उसके नेतृत्व करते हैं, तो यही आशा बाबा साहब ने हमारे बुद्धिजीवियों के साथ की थी। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और मैं यह बात कहता भी हूं कि भारत के ऐसे तो पढ़े लिखे लोग को ही बुद्धिजीवी मान लेते हैं, कोई प्रोफेसर हो गया तो उस पर बुद्धिजीवी का लेबलिंग लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बुद्धिजीवी के सामान्य परिभाषा है कि जो दोस्त और दुश्मन में अंतर करना सीख ले और गलत और सही में भेद करना सीख ले, बुद्धिजीवी वही है। बहुत सामान्य परिभाषा है, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। कबीर के पास कौन सी डिग्री थी, लेकिन उससे बड़ा कोई बुद्धिजीवी हुआ नहीं। ज्योतिबा फुले के पास कौन सी डिग्री थी, लेकिन उनसे बड़ा कोई बुद्धिजीवी हुआ नहीं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ बुद्धिजीवी का मतलब यह नहीं कि आप कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और पत्रकार बने हुए हैं। ये बुद्धिजीवी का संकीर्ण अर्थ है। बुद्धिजीवियों का यह दायित्व है कि यह जो विकट स्थिति उत्पन्न हुई है, आप आगे बढ़कर समाज को सही दिशा निर्देश करें। अन्यथा की स्थिति में जो इतना बड़ा आप मिशन और इतने बड़े जो कार्य लेकर चले हैं कि हम ये विषमता मूलक व्यवस्था को समाप्त करके समता मूलक बनाएंगे, इस गुलामी के व्यवस्था को आजादी में परिवर्तित करेंगे, इस घृणा और भेदभाव की व्यवस्था को हम भाईचारे में तब्दील करेंगे, इस अन्यायकारी व्यवस्था को हम न्यायकारी बनाएंगे, आप सफलता आपको मिलने की उम्मीद नहीं है। आशा और विश्वास है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे तो इस पर अमल करेंगे। आपको छोटी छोटी जो बातें हैं आप देखे होंगे इधर कि जब कभी एससी एसटी ओबीसी के लोग कुछ प्लान करते हैं, क्रिया करते नहीं है, क्रिया करने का प्लान करते हैं, वो प्लान जैसे ही दुश्मनों के पास पहुंचती है उसकी सूचना, वो प्रतिक्रिया में लग जाता है। और देखे होंगे कि छोटे छोटे नागरिकता बिल, अमेंडमेंट बिल, एनआरसी इत्यादि छोटे छोटे ए में हमारे लोगों को उलझा दिया। अभी क्यों उलझाया, इस पर मेरा जो अपना समझ है, आपने उसे विदेशी कहा है, भी कहा नहीं, ऐतिहासिक प्रमाण है, लेकिन आपने चूंकि उसको दुनिया के सामने पर्दाफाश किया कि हम मूल निवासी हैं और कुछ वैसे भी लोग हैं जो बाहर से आके हमारी सभ्यता और संस्कृति को तहस नहस करके हमें गुलाम बनाए हुए हैं, वो जो सत्ता पर गए तो उन्होंने क्या कहा, आप साबित करो कि आप भारत के नागरिक हैं। इस नागरिकता बिल का मतलब यह था कि आप जो बाम सेफ के मंच से हमारे जैसे लोग यह कह रहे थे कि यार ब्राह्मण विदेशी है, तो उसने कहा कि ठीक है। जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने क्या कहा, अब आप साबित करो कि आप भारत के लोग हो। हमारे लोगों के पास बहुत सारी एससी एसटी ओबीसी के लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है, उनके पास आधार नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और इन चीजों को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। तो ये आपको प्रतिक्रिया में आप पर उलटी, यानी कि देश के मूल निवासियों को उसने यह साबित करने के लिए कहा कि अब साबित करो कि आप इस देश के वासी हो। प्रतिक्रिया यहां तक पहुंच गई है। आप अभी बैठे कहां हैं? और ये जो सत्ता के गुरूर है, लोकतंत्र का जो मकसद है, सारे संवैधानिक पदों पर बैठकर संविधान विरोधी कार्य हो रहे हैं। न्यायपालिका को हम लोग समझते हैं कि वो निष्पक्ष और ईमानदार है। अब इसको एक बात के बाद मैं समाप्त करूंगा। अब मैं पुनः आपको ले चलता हूं 92 के डिसीजन में। मंडल आयोग के डिसीजन में 9 जजों का बेंच था।
गौर कीजिएगा, मंडल कमीशन के जो केस थे इंदिरा साहनी में, उसमें 9 जज थे। 9 जजों ने कहा कि 50% से अधिक का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ईडब्ल्यूएस में 5 जजों के बेंच ने 103वां संशोधन में कहा कि यह सीमा को पार किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई वकील है तो बताएं, क्या 9 जजों के बेंच के डिसीजन को 5 जजों के बेंच के डिसीजन बदल सकता है? लेकिन ये हुआ, ये प्रतिक्रिया हुआ और हम कुछ कर नहीं पाए। अंत में मैं आपसे अपील करूंगा, और आज ही हमारी बात एक पुराने बामसेब के कार्यकर्ता से हो रही थी। कुछ लोग जानते होंगे, शेर सिंह बौद्ध जो मुरादाबाद के हैं, बहुत अधिक दिनों तक बामसेब से जुड़े रहे और कार्य भी करते रहे। उन्होंने कहा कि रमाकांत जी, आज मेरे तरफ से एक बात मन से कहना कि हमारा कार्य है क्या, यह लोगों को पता है हमें करना क्या है। हमें ब्राह्मणों को सिर्फ गाली देना मेरा काम नहीं है, ब्राह्मणों को विदेशी घोषित करना हमारा काम नहीं है। बुद्ध ने किसी को गाली नहीं दिया, बाबा साहब ने किसी को गाली नहीं दिया। बुद्ध ने बिना गाली दिए हुए ब्राह्मणवाद को समाप्त किया, और हम गाली देके भी ब्राह्मणवाद को स्थापित कर रहे हैं। सोचना ये है, बुद्ध ने ब्राह्मण को गाली नहीं दिया और ब्राह्मणवाद बुद्ध ने समाप्त किया। हमारे लोगों ने ब्राह्मण को गाली दिया और ब्राह्मणवाद मजबूत हुआ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जो हमें क्रिया करनी है वो घर से शुरू होगी। आप लिंग भेद घर में बंद कीजिए, समानता तब आएगी। जब समानता के मतलब सिर्फ बनिया ब्राह्मण एक होना नहीं है, शूद्र और ब्राह्मण एक होना नहीं है, वो घर से शुरू होगी कि आप अपने जीवन साथी को अपने बराबर मानिए, अपने बच्चों को अपने बराबर मानिए, तो आप उस पर विचार थोपते हैं। ये जो जाति का डिग्रेडेशन, जैसा कि विनोद आर्य जी ने कहा, तो उसमें आप समानता लाइए। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी का है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्रिया क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर टू पीपल। हम क्या करते हैं? पावर टू लीडर। हम लोग शक्तिशाली नहीं बनना चाहते हैं। संविधान ने जनता को शक्तिशाली बनाया और जनता ने नेता को शक्तिशाली बनाया, व्यक्ति को। बाबा साहब व्यक्ति पूजा को मना करते हैं बहुत साफ शब्द में। व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने का काम बामसेब का नहीं है, जनता को शक्तिशाली बनाने का काम है। जिस दिन जनता शक्तिशाली हो जाएगी, संविधान इंप्लीमेंट हो जाएगा। पावर टू पीपल होना चाहिए। आप वोट के माध्यम से नेता को पावरफुल बनाते हैं। जो निर्णय ले रमाकांत जी निर्णय गलत लेंगे, फिर व्यक्ति की स्थापना होगी, व्यक्तिवाद की स्थापना होगी, फिर आपका जो मिशन और विजन है उससे वो तेज हो जाएगा। इसलिए इस अपील के साथ कि आप अपने क्रिया को करते रहे, वैसे क्रिया जिससे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की वृद्धि होती है, उसे करने में कभी मत हिचकना, चाहे प्रतिक्रिया और परिणाम जो भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी।